नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। विश्व की प्रमुख नदियों को हम लोग दो सीरीज में कवर करेंगे। भाग 1 में कुछ प्रमुख नदियां और भाग 2 के माध्यम से कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो जिन प्रमुख नदियों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उनमें हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली नदी के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से विश्व भर में जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है नाइल रिवर, नील नदी। इस नील नदी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है और यह नदी अफ्रीका में सिचुएटेड है। इसकी लंबाई लगभग 6695 किलोमीटर में है और यदि माइल में देखा जाए, मील में इसकी बात की जाए तो 4160 माइल जो है इसका लेंथ है। यह नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है झील विक्टोरिया, यहां से निकलती है और झील विक्टोरिया से निकलते हुए ये जो है भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी में जा गिरती है, जैसा कि हम लोग इस इमेज के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं। देखो यहां पर जो है तंजानिया में सिचुएटेड है लेक विक्टोरिया और इस लेक विक्टोरिया से ही जो व्हाइट नील नदी है, नील नदी जो है ये दो नदियों का संगम है। तो जो व्हाइट नील नदी है ये लेक विक्टोरिया से निकलती है और वहीं दूसरी तरफ इथोपिया जो है, इस इथोपिया में स्थित लेक टाना जो है, इस लेक टाना से निकलती है ब्लू नाइल। तो जब जो है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में मिलेंगी तो जिस स्थान पर ये ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल मिलती हैं उस स्थान का नाम है खार्टूम। इस स्थान को कहते हैं खार्टूम, जो कि सूडान में स्थित है। तो खार्टूम के बाद जो है इसी को नील नदी के नाम से जाना जाता है और ये नील नदी अंततः जो है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी जो है इस मेडिटेरेनियन सी में जा गिरती है। लेकिन मेडिटेरेनियन सी में जाने से पहले ये एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा जो बनाती है वो है आर्क्वेट टाइप ऑफ डेल्टा, यानी कि जिसको चापाकार डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा क्या होता है, देखिए जब कभी कोई मुख्य नदी या मेन स्ट्रीम जो है ये पहाड़ी से निकलकर मैदानों की ओर बहती है और अंततः समुद्र में जा गिरने वाली होती है, तो नदी अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती हैं, जो अवसाद लाती है, उस अवसाद को समुद्र में गिरने से पहले निक्षेपित कर देती है। सेडिमेंट्स को क्या कर देगी, वहां पर निक्षेपित कर देती है और इसी निक्षेपण से जो संरचना बनती है उसी को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा पर भी एक वीडियो हम लोग जो है अगले कुछ जो है स्लाइड्स में बात करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं विश्व भर की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो ये जो नदी है ये निकलती है कहां से, लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल और साथ में निकलती है ब्लू नाइल लेक टाना से। तो ये जो है दो सहायक नदियां इसकी हैं, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल का उद्गम स्थान जैसे मैंने कहा विक्टोरिया है और वहीं ब्लू नाइल की बात करें तो इथोपिया में स्थित जो लेक टाना है यहां से ब्लू नाइल निकलती हैं। वहीं यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो जो नील नदी है, ये नील नदी किन किन देशों से होते हुए गुजरती है। तो नील नदी में यदि हम लोग देशों की सूची की बात करें तो सर्व प्रमुखता ये जो नदी निकलती है ये स्टार्ट होती है तंजानिया में, फिर बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया और मिस्र का मतलब है इजिप्ट। इन सारे देशों से क्या करती है, ये होते हुए गुजरती है व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल दोनों को मिलाकर यदि हम बात करें। देखिए तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान, केन्या, युगांडा, इथोपिया, ठीक है, यहां पर जो है हमारे पास में इरिट्रिया और साथ में सबसे अंत में जो आता है वो आता है मिस्र। तो यहां से होते हुए नदी जो है बहती है। अब प्रश्न बनता है कि इस नदी पर कौन कौन से प्रमुख डैम सिचुएटेड है, कौन कौन से प्रमुख बांध इस नदी पर सिचुएटेड है। तो 4 प्रमुख बांधों की यदि मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। तो ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम जो है ये भी इसी नदी पर सिचुएटेड है। दूसरा आता है यहां पर दैट इज रोजेयस डैम। तो रोजेयस डैम जो है, रोजेयस डैम भी इसी पर स्थित है। तीसरा आता है यहां पर हाई डैम यानी कि असवान हाई डैम जो है, तो असवान बांध भी इस नदी पर सिचुएटेड है। और अंत में आता है सिनाई डैम यानी कि सिनाई बांध जो है, ये सिनाई बांध भी इसी नदी पर स्थित है। सिनाई बांध मुख्य रूप से ब्लू नाइल रिवर पर सिचुएटेड है। तो ये सारी जानकारी जो है दोस्तों ये है नील नदी के बारे में। साथ में नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता है, वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, मिस्र का वरदान जो है इसके रूप में इसको जानते हैं। और साथ में नील नदी जो है एक चापाकार प्रकार का यानी कि आर्क्वेट टाइप ऑफ डेल्टा बनाती है और तब जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। वहीं यदि बात कर रहे दोस्तों
दूसरी नदी के बारे में। तो दूसरी नदी आती है अमेजन रिवर, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये जो अमेजन रिवर है ये सिचुएटेड कहां पर है? तो ये सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में, अर्थात दक्षिण अमेरिका में। तो आयतन के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे जो है बड़ी नदी है, और लंबाई में नील नदी के बाद जो हम बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी है। आयत में, वॉल्यूम में सबसे बड़ी है, लेकिन अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो लेंथ में जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। टोटल लेंथ है इसका 6992 किलोमीटर्स, एंड अगर मील में बात करें तो 4345 मील। ये नदी जो है कहां से निकलती है? तो इस नदी का उद्भव स्थान है एंडीज माउंटेन, और एंडीज माउंटेन भी कहां पर? पेरू में जो सिचुएटेड है। जो पेरू है, इस पेरू के एंडीज माउंटेन से ये नदी जो है शुरू होती है, और शुरू होकर यहां से फिर जो है ब्राजील होते हुए निकलकर फाइनली जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर जो है, इस अटलांटिक महासागर में जा गिरती है अमेजन रिवर। साथ में अगर हम लोग अमेजन रिवर की बात करें कि कहां कहां से होते हुए गुजरती है, तो जैसा मैंने कहा कि ये सबसे पहले जो है पेरू, तो ये पेरू से होते हुए गुजरती है। पेरू के बाद जो है ये सफर आगे बढ़ाते हुए ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम एंड इक्वाडोर जो है, इन सभी देशों से होते हुए गुजरती है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पेरू, बोलीविया, ब्राजील, साथ में अगर हम लोग बात करें तो इक्वाडोर यहां पर है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, गुयाना है। तो इन सारे देशों को कवर करती है, दैट इज द अमेजन रिवर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, दैट इज अमेजन रिवर सिस्टम। अमेजन रिवर सिस्टम के साथ साथ में हम लोग यहां पर अमेजन फॉरेस्ट के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। साथ में यदि हम लोग जाने कि अमेजन में लगभग 1100 से भी ज्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और अमेजन फॉरेस्ट की यदि मैं बात करूं तो अमेजन फॉरेस्ट जो है यह उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का मतलब होता है फ्रेंड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहां पर जो है काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, और ये लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैले हुए हैं। 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है यहां पर ये अमेजन जंगल जो है वन जो है फैले हुए हैं। इनके औसतन वर्षा अर्थात कि एवरेज प्रेसिपिटेशन की मैं बात करूं, वर्षण की मैं बात करूं, तो ये लगभग 260 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से लेकर 260 या 200 जो है 60 सेंटीमीटर तक की यदि मैं बात करूं तो वहां पर हमें अमेजन फॉरेस्ट ही मिलते हैं प्रेसिपिटेशन के आधार पर यदि बात की जाए। एवरेज टेंपरेचर यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अमेजन वन जो है ये ब्राजील के जो कुल क्षेत्रफल है, इस ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा क्या करे हैं? कवर किए हुए हैं। मतलब ब्राजील जो पूरा ब्राजील है इसके 40% ऑफ लैंड जो है वो कवर है विद दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यहां पर जो है अमेजन वन से घिरे हुए हैं। अगले अगर हम लोग नदी की बात करें तो ये आता है मिसिसिपी मिसूरी रिवर। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसूरी, सो दैट इज वाई इसको मिसिसिपी मिसूरी रिवर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यदि इस नदी के लोकेशंस की हम लोग बात करें कि कहां पर ये सिचुएटेड है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका जो है, इस उत्तरी अमेरिका में ये नदी सिचुएटेड है। तो मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका के महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और विश्व का सबसे बड़ा नदी प्रणाली भी है, ठीक है। अगर रिवर सिस्टम पूछ रहे हैं सबसे बड़ा, ठीक है, देन हमारे पास में आ जाता है मिसिसिपी नदी। और साथ में मिसिसिपी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है इटास्का लेक, जो इटास्का झील है। इस इटास्का झील से इसको माना जाता है कि इसका क्या हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है। यहां पर जो है फ्रेंड्स ये लेक इटास्का है, और लेक इटास्का से होते हुए ये जो है बहती है। और बहते हुए इसकी कुल लेंथ की यदि मैं बात करूं तो 2320 माइल, 2320 मील, या फिर किलोमीटर्स में बात करें तो 4730 जो है किलोमीटर के आसपास ये अपना रास्ता तय करती है। और ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन जब ये नदी फाइनली ओशन में या महासागर में जा गिरेगी तो महासागर में गिरने से पहले ये एक जो है डेल्टा बनाती है जिसका नाम है बर्ड्स फूट डेल्टा। नाम से क्लियर हो जा रहा है कि पक्षी के पैर के आकार का ये क्या है, डेल्टा है। अगर हम लोग यहां से देखिए जो मेन रिवर आ रही है मिसिसिपी मिसूरी, तो ये क्या करिए लास्ट में ड्रॉप होने से पहले एक प्रकार से जैसे पक्षी का पैर होता है इस प्रकार से क्या बना दे रहा है, इस प्रकार से एक डेल्टा का निर्माण कर दे रहा है, निक्षेपण कर दे रहा है जो भी अवसाद इसके साथ में आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसिसिपी रिवर जो है, मिसिसिपी जो रिवर है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसूरी रिवर। और मिसूरी रिवर की अकेले की जो लेंथ है, लंबाई है, वो लगभग
4090 किलोमीटर या 2541 जो है माइल्स में है। तो इतना इसको जाना जा सकता है। वहीं अगर अगली नदी की और बात करें दोस्तों, तो अगला स्थान आता है सेंट लॉरेंस रिवर का। सेंट लॉरेंस रिवर जो है, ये सेंट लॉरेंस रिवर भी उत्तर अमेरिका में यानी कि नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है। और इसी नदी को हम लोग ओंटारियो झील जो है, इस ओंटारियो झील के उत्तरी पूर्वी सिरे पर जान सकते हैं। देखो हमारे पास में जो नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका में 5 जो है ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। और ये 5 जो ग्रेट लेक्स हैं, इन 5 ग्रेट लेक्स में से एक आती है हमारे पास में ओंटारियो लेक। और ये जो 5 ग्रेट लेक हैं, इनको याद करने का जो मैं ट्रिक आपको बता दूं फ्रेंड, वो ट्रिक है होम्स के नाम से, HOMES, होम्स। होम्स स्टैंड करता है, देखो मैप के थ्रू आपको पूरा ये दिख जाएगा। ये जो 5 नदियां हैं, इसमें सबसे 5 जो लेक्स हैं, जो यहां पर क्या है 5 प्रमुख क्या है झीलें हैं, उनमें सबसे पहला आता है लेक ह्यूरोन। H स्टैंड फॉर द ह्यूरोन। O का मतलब है लेक ओंटारियो, और इसी लेक ओंटारियो से निकल रही है सेंट लॉरेंस रिवर। और ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है एक प्रकार से कनेक्टिंग ब्रिज है। कनेक्टिंग ब्रिज का मतलब कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि वह कौन सी नदी है जो अटलांटिक ओशन को जो है ग्रेट जो नदियां हैं या ग्रेट जो लेक्स हैं अमेरिका की, उनसे जोड़ती हैं, तो वो हमारे पास में आ जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर। साथ में अगर हम लोग बात करें तो M का मतलब है लेक मिचिगन, E का मतलब है लेक ईरी, एंड S का मतलब है लेक सुपीरियर। तो ये वो 5 बड़ी लेक्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। और उन्हीं में से एक नदी जो है, एक लेक जो है ओंटारियो लेक, यहां से निकलती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जा गिरने वाली लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर की अगर हम लोग बात करें तो यह विश्व का सबसे व्यस्ततम क्या है आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। साथ में नियाग्रा फॉल जो है, नियाग्रा जलप्रपात जो है, ये नियाग्रा जलप्रपात भी इसी रिवर पर सिचुएटेड है, इसी नदी पर अवस्थित है। यदि मैं नियाग्रा जलप्रपात की बात करूं, जैसा कि आप लोग इमेज में इसको देख पा रहे होंगे, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है, ये नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और यह जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर ही मौजूद है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को जो है बनाता है। और ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, यहीं पर नियाग्रा नदी जो है। ये जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर में, और कनाडा के टोरंटो से, टोरंटो ओंटारियो जो है, यहां से लगभग 120 किलोमीटर जो है दक्षिण पूर्व की दिशा में अवस्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले रिवर की तरफ। देखो ये जो सेशन होने वाला है थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, क्योंकि कम से कम हम लोग विश्व भर की 8 बड़ी नदियों के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल वीडियो को देखें अंत तक, और जहां पर आप लोग नोट करें तो वीडियो को पॉज करके आप वहां पर स्क्रीनशॉट लेकर उसको जो है आराम से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोलोराडो रिवर की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ग्रैंड कैनियन है, यानी कि जो हमारे पास में ग्रैंड एक पूरा कैनियन है, वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो वो बनाया गया है कोलोराडो रिवर के द्वारा। इसमें जानकारी रखते हैं दोस्तों, ये जो कोलोराडो रिवर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई की यदि हम लोग बात करें तो 2334 किलोमीटर के आसपास है, और माइल्स में 1450 माइल है। विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन तथा विश्वविख्यात जो हूबर डैम है, हूबर बांध जो है, ये दोनों इसी कोलोराडो नदी पर जो है अवस्थित हैं। साथ में कोलोराडो जो नदी है, ये निकलती कहां से है, तो ये जो है ग्रैंड लेक जो है, ग्रैंड लेक कहां पर है, कोलोराडो में स्थित है, और जो रॉकी माउंटेन्स है, इसी रॉकी माउंटेन्स के पास में है। तो रॉकी माउंटेन में स्थित जो ग्रैंड लेक है, यहां से होते हुए ये नदी आमतौर पर कोलोराडो पठार से पार निकलती है, कोलोराडो पठार से आगे निकलती है और दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है। साथ ही ये क्या करती है, जो ग्रैंड कैनियन है, इस ग्रैंड कैनियन के माध्यम से एरिजोना नेवाडा के बीच में एक सीमा का निर्माण करती है, और यही सीमा पर जो स्थित लेक मीड है, MEAD, लेक मीड जो है, इस लेक मीड तक पहुंचती है। और यहां लेक मीड पर पहुंचने से पहले ये क्या करती है, यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाते हुए दक्षिण की ओर जा
आगे बढ़ती है। दक्षिण की ओर आगे बढ़ने के बाद ये मैक्सिको में प्रवेश करेगी और मैक्सिको में प्रवेश करने के बाद एक जगह पड़ती है बाजा। बाजा नामक जगह कहां पर है? कैलिफोर्निया में। तो ये बाजा कैलिफोर्निया से होते हुए कहां जाएगी? आगे बढ़ेगी और सोनारा के बीच में कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है, यहां पर जा गिरेगी। और ये कोलोराडो नदी जो है, ये इसमें गिरने से पहले एक डेल्टा का भी निर्माण करता है। नदी जो है निक्षेपण करेगा अवसादों का। तो ये आप लोग जान सकते हैं कोलोराडो नदी के बारे में। वहीं यदि मैं अब थोड़ा सा बात कर लूं ग्रैंड कैनियन क्या है, तो थोड़ा सा ग्रैंड कैनियन यानी कि इसको हिंदी में तंग घाटियां भी कहते हैं। ठीक है, तंग घाटियां हैं, बिल्कुल संकरी हैं, महीन है, तंग घाटियां हैं। तो कैनियंस के बारे में जानते हैं। देखो, पहले यह समझना अनिवार्य हो जाता कि कैनियंस का जो निर्माण होता है, कैनियंस जो होते हैं ये भी एक प्रकार की वी शेप वैली होती है। वी प्रकार की या वी आकार की जो घाटी होती हैं, जब उनका आकार बड़ा हो जाए, विस्तृत हो जाए, जब वो आकार में विस्तृत हो जाए, तो उस विस्तृत आकार को ही हम लोग तंज घाटियां या इसको कैनियंस का नाम देते हैं। तो ये बनती किससे? नदियों के द्वारा बनती है। वी शेप वैली किससे बनी? नदियों से। अगर यू शेप वैली पूछता तो वो बनती है किससे? ग्लेशियल जो इरोजन होता है, ग्लेशियर्स के माध्यम से बनती है। चलिए दोस्तों, इस पे बात करते हैं। तंग घाटियां या कैनियन पहाड़ों या चट्टानों के बीच में स्थित ऐसी घाटियां होती हैं जिसकी चौड़ाई आम घाटियों के मुकाबले कम होती है और इसकी दीवारों की ढलानें भी साधारण घाटियों की तुलना में ज्यादा अधिक गहरी और ज्यादा अधिक जो है सीधी होती हैं। बाकी घाटियों को मान लीजिए कि इस प्रकार से यदि बाकी घाटियां हैं, तो जो कैनियन से वो उनका जो है ढलान भी सीधा होगा और वो डीप होंगी, गहरी घाटियां होंगी। तो इस प्रकार से कैनियंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी कि यहां पर धीमी ढलान की बजाय एक जो है जल्दी गहरा ढलान होगा। तंग घाटियां अक्सर तब बनती हैं जब कोई नदी सदियों तक यहां पर बहती है या चलती है और चलते हुए किसी जगह पर धरती में क्या करती है? इरोजन करना स्टार्ट करती है, घाटी को काट देती है। लेट्स सपोज किया हमने कि ये एक नदी आ रही है। अब इस नदी में देखो, जब ये अर्थ सरफेस से गुजरेगी तो अर्थ सरफेस में दो चीजें याद रखेंगे। देखो, अर्थ सरफेस में कहीं कहीं पर होती है हार्ड रॉक, कठोर जो है चट्टानें होती हैं, और कहीं कहीं पर होती हैं सॉफ्ट रॉक, यानी कि मुलायम चट्टानें होंगी। तो जब ये नदी बहेगी तो हार्ड रॉक पर तो ये सीधे आगे बहते हुए निकल जाएगी, लेकिन जहां पर सॉफ्ट रॉक होगी इसको इरोड करना शुरू कर देगी और यहां से जल जो है धीरे धीरे नीचे की ओर बहना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें समय के साथ क्या होता है? सदियां बीत जाती हैं ऐसे घटनाएं होते हुए, तो समय के साथ यहां पर इस प्रकार से घाटी बन जाती है और ये प्रकार की जो घाटियां कहलाती हैं, इसी को वी प्रकार की घाटी। और जब वी प्रकार की घाटी का आकार बड़ा हो जाए, से बड़ा हो जाए, तो उसको कहते हैं कैनियंस, तंज घाटियों के नाम से उसको जानते हैं। ग्रैंड कैनियन जो है उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना के ऊंचे पठारी भाग में कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया या काटा गया एक गहन संकीर्ण पर्वतीय मार्ग भी है। इसकी लेंथ की यदि मैं बात करूं, लंबाई तो लगभग 217 माइल है। चौड़ाई जो है ये जो है वेरी करती है, कहीं कहीं पर 4 तो कहीं कहीं पर 18 माइल तक भी जो है इसकी चौड़ाई देखी गई है। और गहराई जो है यहां पर कहीं पर 1 मील तो कहीं पर इससे अधिक भी हो सकती है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द कैनियंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है इस कैनियन वाले टॉपिक से क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। अगली नदी का स्थान यदि हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें आती है राइन रिवर। राइन रिवर जो है ये आप लोग इमेज के थ्रू देख सकते हैं। रोटरडैम यहाँ पर सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है, एक रोटरडैम पोर्ट, ये रोटरडैम पोर्ट है। राइन नदी जो है इस प्रकार से आ रही है। तो राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर गुजरने वाली एक नदी है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1233 किलोमीटर या फिर 766 माइल के आसपास है। राइन नदी, देखो नदियों की लंबाई ज्यादा मायने नहीं रखती है, मेन है इसका लोकेशन कहां पर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदियों के रूप में माना जा सकता है, यानी कि जो बिजिएस्ट जो ट्रेड रिवर्स है हमारे पास में, जो नेविगेशनल जो है ट्रेड जहां से अधिक होता है, उन नदियों में से एक आती है राइन नदी। ये नदी जो है यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का भी निर्माण करती है और इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोल रिवर। वाई? इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है दोस्तों कि ये जो राइन नदी है, इसी राइन नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, जिसको कहते हैं रूर रिवर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रूर, RUHR। ठीक,
कई कई जगह पर सिर्फ RUR भी लिखा होता है, रूर रिवर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रूर नदी है, ये रूर नदी इसकी सहायक नदी है, और रूर नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, रूर बेसिन वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर कोयला सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस पूरे नदी को या पूरे इस एरिया को नाम दे दिया जाता है क्या, कोयला नदी। तो कोयला नदी इसीलिए राइन नदी को कहा क्योंकि इसकी सहायक जो रूर नदी है, वो उसके आसपास का जो बेसिन है, जो एरिया है, वहां पर कोयले का खनन या कोयला जो है अधिक मात्रा में मिलता है। सो दैट इज वाई यहां पर काली नदी के नाम से इसको जान देते हैं, क्या है, कोयला नदी है। साथ में यदि मैं बात करूं तो राइन नदी जो है ये मिनरल्स के लिए यानी कि खनिज संपदा के लिए तथा औद्योगिक क्षेत्र में जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होती है, काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक जो है मार्ग के रूप में जानी जाती है। राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है और स्विट्जरलैंड से निकलते हुए ये जो है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है, और अंततः जर्मनी एवं हॉलैंड से होते हुए, ठीक है, हॉलैंड से होते हुए ये उत्तरी सागर की ओर जो है मिलती है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, जैसे मैंने आपको बताया, द बिजिएस्ट पोर्ट जो है उसका नाम है रोटरडैम पोर्ट जो है, ये रोटरडैम पोर्ट भी यहीं पर सिचुएटेड है, इसी राइन नदी पर जो है स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। यहां पर जो है हम लोग इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। साथ में यदि मैं बात करूं तो रूर प्रदेश को काला प्रदेश के नाम से भी जाना गया है, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है फ्रेंड्स कि जर्मनी में 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, जो कि नॉर्थ की तरफ बहती हैं, नॉर्थ से साउथ नहीं बल्कि साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ बहती हैं। और इनमें पहली तो स्वयं राइन नदी है, दूसरी एल्ब रिवर है, और तीसरा है ऑर्डर रिवर। एल्ब रिवर, ऑर्डर रिवर एंड राइन रिवर, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो कि बहती हैं उत्तरी दिशा में, ठीक है। इसके साथ ही जर्मनी से एक अन्य नदी प्रभावित होती है, और इस नदी को हम नाम से जानते हैं डेन्यूब रिवर, एंड डेन्यूब एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होते हुए गुजरती है। तो चलो दोस्तों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेन्यूब रिवर के बारे में। डेन्यूब नदी जो है, ये नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद लगभग 2872 किलोमीटर या 1785 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद अंततः ये कहां जा गिरती है, ये ब्लैक सी में, काला सागर जो है, ब्लैक सी जो है, ये इस ब्लैक सी में जा गिरती है। ये नदी 10 देशों से होते हुए गुजरती है, और ये जो 10 देश हैं उसमें आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन एंड द रोमानिया। ये वो 10 जगहें हैं जिन 10 जगहों से होते हुए क्या करेगी, ये नदी प्रवाहित करेगी। साथ में इंटरेस्टिंग यह भी है दोस्तों कि यह एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जो कि अलग अलग देशों की राजधानियों से होते हुए गुजरती है, कैपिटल से होते हुए गुजरती है। और ये जितने कैपिटल से होते हुए गुजरती है उनमें 5 प्रमुख कैपिटल्स हैं, जैसे लेट्स सपोज युगोस्लावा का कैपिटल है बेलग्रेड, स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्रतिस्लावा, रोमानिया का कैपिटल है बुखारेस्ट, हंगरी जो है बुडापेस्ट, और ऑस्ट्रिया जो है इसका कैपिटल है वियना। तो यहां से होते हुए गुजरती है। देखो यहां पर जो है हम लोग इन सारे एरियाज को जान सकते हैं, रोमानिया हो गया, इटली हो गया इत्यादि, तो यहां से होते हुए गुजरती है। और अंततः ये नदी ऑस्ट्रिया से गुजरने के बाद काला सागर जो है, ब्लैक सी जो है यहां पर जा गिरेगी। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब जो है नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। लेकिन वोल्गा के बाद यदि मैं बात करूं तो दूसरी सबसे लंबी नदी आती है डेन्यूब। अच्छा दोस्तों, यहां पर मुझे एक प्रमुख सवाल याद आ रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि वह कौन से महान ऑथर हैं, राइटर हैं जिन्होंने लिखा है वोल्गा से गंगा। तो वोल्गा से गंगा किसकी संरचना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की अंतिम नदी के बारे में, जिसमें आता है वोल्गा रिवर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वो वोल्गा रिवर ही है, और ये जो यूरोप में वल्डाई माउंटेन रेंज जो है, इस वल्डाई माउंटेन रेंज से निकलती है, और ये नदी जो है आगे चलकर कैस्पियन सागर जो है इसमें जा गिरती है। एक और चीज मैं यहां पर क्लियर करवा दूं दोस्तों आपको कि कैस्पियन सागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। द लार्जेस्ट सी और द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील है पूरी विश्व की, और उसके बाद सुपीरियर लेक का उसमें जो है स्थान आता है। वोल्गा नदी की कुल लंबाई लगभग 3531 किलोमीटर या 2194 किलोमीटर है, और यहां पर ओका और कामा जो नदियां हैं ये 2 इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा अन्य अनेक छोटी मोटी इसमें जो है सहायक नदियां भी हैं, और वोल्गा नदी घाटी जो है ये गेहूं के उत्पादन के लिए, जो
कल्टीवेशन यहां पर होता है वो होता है वीट का। वीट कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस है। और यहां पर साथ साथ में इमारतों के लिए जो लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों के लिए भी इस नदी के आसपास का बेसिन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं अबाउट दी वोल्गा रिवर। तो ये हमारा यहां पर जो है दोस्तों सीरीज खत्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस सीरीज को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। 8 प्रमुख नदियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है और 8 प्रमुख नदियां इसके दूसरे भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आता है, यदि आपको वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल से जुड़े हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन्स को दबाकर नई नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।